मौजूदा दौर साइंसी दौर है जिसमें ज़िंदगी के तकरीबन हर शोबे में साइंस अपनी तमाम तर तरक्कियात और इंकशाफात के साथ जलवागर है। देखा जाए तो हर साइंसी ईजाद के पीछे किसी साइंसदां का दिमाग कारफरमा होता है जो अपने गर्दोपेश में फैले हुए बेशुमार पेचीदगियों को अपने तौर पर हल करने की कोशिश करता है और इस कोशिश के दौरान वो ऐसी अजीब व गरीब और दिलचस्प मुफीद मालूमात भी फराहम करता है जो बाद में आम लोगों को साइंस के नुकात और हक़ाइक़ समझने में मदद देती हैं। हमारे मुल्क ने भी साइंस के मैदान में ऐसे लोग पैदा किए हैं जिन्होंने अपने तजर्बात और मुशाहदात की रोशनी में हमारे लिए तरक्की और फलाह बहबूद की राहें हमवार की हैं। खुशामदीद ख़वातीन के इस एपिसोड में आपकी मुलाकात मुल्क की एक नामवर ख़ातून साइंसदां डॉक्टर मंजू शर्मा से होगी। डॉक्टर मंजू शर्मा मुल्क की वो पहली औरत हैं जिन्हें हुकूमत हिंद में महकमा बायोटेक्नोलॉजी में सेक्रेटरी के ओहदे की इज़्ज़त मिली। मुल्क और बैरून मुल्क में डॉक्टर मंजू शर्मा ने अपनी इब्तदाई ज़िंदगी तो इल्मी तहक़ीक़ में ज़रूर गुजारी, लेकिन उसके बाद उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी की साइंस के फ़रोग़ के लिए मुल्क में नए इल्मी और तहक़ीक़ी इदारे कायम करने में एक बड़ा और अहम रोल अदा किया। इन दिनों डॉक्टर मंजू शर्मा गांधीनगर गुजरात में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड रिसर्च की डायरेक्टर हैं। डॉक्टर मंजू शर्मा ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से 1961 में एमएससी की डिग्री और बीरबल साहनी मेमोरियल गोल्ड मेडल हासिल किया। अमेरिका में पर्डी यूनिवर्सिटी में मज़ीद तहक़ीक़ ने उन पर बायोटेक्नोलॉजी के इम्कानात के कई नए पहलू रोशन किए। 1974 और उसके बाद से अब तक डॉक्टर मंजू शर्मा हुकूमत हिंद के कई मुशावरती बोर्ड में मेंबर, सेक्रेटरी और चेयरपर्सन की हैसियत से अपनी खिदमात पेश करती रही हैं। डॉक्टर मंजू शर्मा प्लानिंग कमीशन और अक़वाम मुत्तहिदा से भी मुंसलिक रही हैं। विज्ञान और टेक्नोलॉजी हमारे सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस बात को मन में रखते हुए बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हमें ये समझना पड़ेगा कि ये एक ऐसा क्षेत्र है विज्ञान का जो मनुष्य जाति की जो रोज़मर्रा की आवश्यकताएं हैं, खाना, अच्छी दवा, सस्ती दवा, आसानी से जो ली जा सके, शुद्ध वातावरण, कुछ थोड़ी सरकार की है वो आमदनी जिसमें हो सके, और आजकल जो एक नया हम लोग एक नए विषय पे बात कर रहे हैं, बायो एनर्जी जिसको कहते हैं, फ्यूल वगैरह प्लांट से मिल सके, पेड़ पौधों से मिल सके, इन सब आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं बायोटेक क्षेत्र में नई तरह की खोज करके, नए नए अनुसंधान करके। इस बात को एक मौलिक सिद्धांत मानते हुए मैंने जितने दिन भी इस फील्ड में काम किया और अभी भी मैं कर रही हूँ, इसीलिए किया कि बायोटेक्नोलॉजी की रिसर्च, बायोटेक्नोलॉजी में जो भी टेक्नोलॉजी बनाई जा रही है, जो नई नई प्रोडक्ट्स निकाली जा रही हैं, उन सब को आगे से कैसे बढ़ा सकें और फाइनली इनको सिर्फ लेबॉर्ट्री में ना रखा जाए, ये प्रयोगशाला के अंदर रह के और एक पेपर पब्लिश होकर ख़त्म ना हो जाए, ये वहाँ से आगे निकलें, ये औद्योगिकी संस्थानों के पास जाएं, हमारे जो नए उद्योग बन सकते हैं जिसको कहते हैं बायो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इसके ऊपर मेरा विशेष ध्यान था और मैंने बहुत इंडस्ट्रीज़ को इस मामले में आगे बढ़ाने की कोशिश की कि वो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च जो हमारी लेबॉर्ट्रीज़ में हुई है उसको
अब प्रोडक्ट में के रूप में बना दें, नई टेक्नोलॉजी के रूप में बना दें, चाहे वो नए टीके हों, चाहे वो डायग्नोस्टिक किट हों, नए तरह के बायो फर्टिलाइज़र हों, टिश्यू कल्चर प्लांट हों, इन सब विषयों पे बहुत ध्यान दिया। अभी भी मेरी ये चेष्टा है कि इसी बात को आगे प्रमोट करते रहें, और इस बात के लिए भी मैं बड़े विश्वास से कह सकती हूँ कि हमारी सरकार ने इस एरिया को, इस क्षेत्र को प्रमोट करने के लिए बहुत हमें सहयोग दिया। जब तक मैं सरकार में काम कर रही थी, मुझे हर लेवल पे, हर मिनिस्ट्री से इसमें बहुत सहयोग प्राप्त हुआ, और इस वजह से भी इस क्षेत्र को जितनी जल्दी से जल्दी मैं आगे बढ़ा सकती थी, काफ़ी हद तक सफलता मिली इस मामले में, क्योंकि सब लोगों का सहयोग था और सरकार का ये पूरा इरादा था कि बायोटेक्नोलॉजी को एकदम आगे ले जाया जाए। अब जब क्या आप मुलाजमत में नहीं हैं, तो आपकी क्या मसरूफियात रहती हैं? इस समय जो है वो एक तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस रिसर्च जो गुजरात में बनाया है, उसमें एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज एंड बायोटेक्नोलॉजी, उसमें बहुत ध्यान दे रही हूँ। पूरी तरह से कोशिश कर रही हूँ कि ये इंस्टीट्यूट एक बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट इस देश का बन जाए। कटिंग एज रिसर्च नए नए पहलुओं पर बायोलॉजी की और बायोटेक्नोलॉजी की इसमें हो रही है। उस क्षेत्र के लिए ये एक अच्छा सेंटर बन सके जहाँ की हम ह्यूमन रिसोर्स भी बना सकते हैं, लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं, इंडस्ट्री के लिए भी और एकेडमिक रिसर्च के लिए भी, दोनों तरह से जो है वो। और मैं अपनी नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज इंडिया की पास्ट प्रेसिडेंट हूँ, और अभी भी मैं उनके संग बहुत ज़्यादा क्लोजली काम कर रही हूँ। जो भी उनकी उपलब्धियाँ हैं जो हैं, उसमें मेरा सहयोग हमेशा रहता है, मेरा योगदान रहता है। और 2 मैंने मिशन प्रोजेक्ट अपनी एकेडमी की तरफ से बनाई है, जिसको कि मैं पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ, कार्यान्वित करना चाहती हूँ। एक तो माल न्यूट्रिशन के ऊपर है, और दूसरे अधिक से अधिक महिलाओं का योगदान हो विज्ञान में। इस विषय में मैं एकेडमी की तरफ से पॉपुलराइजेशन ऑफ साइंस जो कहते हैं, बहुत सारे लेक्चर्स कई जगह जाके दिए हैं, बच्चों से इंटरेक्ट करती हूँ। और इंटरनेशनल लेवल पे यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी की बोर्ड में होने की वजह से काफ़ी मेरा कंट्रीज़ में जो है वो आप कोलैबोरेशंस और जो अच्छी चीज़ें हैं, जो नई टेक्निक्स निकल रही हैं, जो नए साइंस मैनेजमेंट के एस्पेक्ट्स हैं, उनको मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके अपने देश में लाऊँ, लोगों से चर्चा करूँ। और अभी और भी जो बहुत रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जो बायोटेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे श्री राम रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो बायोटेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना चाहता है। वो अभी तक एनालिटिकल काम करते थे, उनकी मैं सहायता कर रही हूँ। कुछ दिनों मैंने IITs में जो है वो IIT दिल्ली में एक सेमेस्टर में मैंने लेक्चर्स दिए, बायोटेक्नोलॉजी का स्टूडेंट्स के लिए क्या फ़ायदा हो सकता है। हिंदुस्तान में इस तरह का काम अंजाम देने के लिए क्या काविश करनी पड़ेगी? देखिए, हमारे इंडिया में बहुत सारे बायोलॉजी के इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑलमोस्ट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस जिनको आप कह सकते हैं। बहुत अच्छा काम वहाँ हो रहा है, पर अभी इसकी ज़रूरत ये है कि हम और बढ़ाएं इंस्टीट्यूट्स को, क्योंकि जितने नए नए सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस खुलेंगे, उतना हम ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेन कर पाएंगे, उतनी हम लोकेशन स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स पर रिसर्च कर लेंगे। और ये ज़रूरी है कि हमारा एग्रीकल्चर इकोनॉमी चूँकि इस देश की है, एंड स्पेशली जैसे कि गुजरात में एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत डिपेंड करते हैं, तो नई नई उपलब्धियां एग्रीकल्चर में बहुत महत्वपूर्ण होंगी। ट्रांसजेनिक्स पे भी हम काम कर रहे हैं, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स पे कर रहे हैं, सेमी एरिड जोन की क्रॉप्स पे काम करना है। ये महत्वपूर्ण है उस क्षेत्र के लिए। आप अपने काम में किन बातों को तरजीह देती हैं? एग्रीकल्चर हमारी प्रायोरिटी है। मेडिसिनल प्लांट्स में हम काम करना चाहते हैं। वहाँ का हमने करीब 76 इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट्स की एक लिस्ट बनाई है। ऑलरेडी हमने उसको पब्लिश किया है, और एक जेनेटिक गार्डन अपने इंस्टीट्यूट में बनाया है, जहाँ की इन सारी इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ का जर्म प्लाज्म ला के लगाया है। तो एक तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो अच्छा जर्म प्लाज्म है वो खो न जाए, ख़त्म ना हो जाए, इसलिए ये जेनेटिक गार्डन बनाया हुआ है। तो आप अपने काम को किस तरह अंजाम देती हैं? हम लोग इंडस्ट्रियल कोलैब काम कर रहे हैं, और हम बराबर इंडस्ट्री से कांटेक्ट रखते हैं। और कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जैसे ड्रग डेवलपमेंट का है, तो बाद में हम इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप के संग ही करेंगे। तो इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन विद द एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ जो गुजरात की हैं, ये भी हमारा एक मैंडेट है।
अच्छा, दूसरा एक जो चीज़ है कि इंडस्ट्री के लिए ट्रेंड लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तो हमने इन्फॉर्मेटिक्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम किया, एक मेडिसिनल प्लांट्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम किया है इस इंस्टीट्यूट में। और इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में वहीं के लोकल स्टूडेंट्स ने बहुत इंटरेस्ट लिया। मतलब फ्यूचर अप्रोच में, फ्यूचर में वैक्सीन टारगेट्स जीनोमिक अप्रोच को यूज़ करते हुए जीनोम्स के बारे में जो डिफरेंट अब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको इस्तेमाल करते हुए एक जिसको कहते हैं ना फार्माकोजीनोमिक्स टाइप वर्क हम करेंगे। पर ये अभी बिल्कुल शुरू कर रहे हैं, अभी स्टूडेंट्स लिए हैं, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इसमें भी थोड़ा समय लगेगा। वैक्सीन के लिए टारगेट बनाएंगे, वैक्सीन की तरफ देखना चाहते हैं, डायग्नोस्टिक किट डेवलप करना चाहते हैं, तो वैक्सीन और डायग्नोस्टिक्स हमारे दोनों फोकस में हैं। इन दिनों आपकी क्या मसरूफियात हैं? मैं यूनाइटेड नेशंस की यूनिवर्सिटी जो है उसमें एक इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ है, उसकी बोर्ड की मेंबर भी हूँ और उसके द्वारा मैं काफ़ी इंटरनेशनल जो इस समय वर्क हो रहा है बायोटेक्नोलॉजी में, बायोडाइवर्सिटी में, उसमें इन्वॉल्व्ड हूँ एज अ मेंबर ऑफ द बोर्ड। और ये भी कोशिश कर रही हूँ कि जो वहाँ की कुछ अच्छी उपलब्धियाँ हैं, जो नई प्रैक्टिसेस हैं, उनको हम कैसे अपने देश में लाके और जगह जगह दूसरे इंस्टीट्यूशंस में उनका प्रचार कर सकें, उसके विषय में बातचीत कर सकें। तो इसमें भी मैं काफ़ी आजकल महत्वपूर्ण योगदान कर रही हूँ। और उसकी बायोटेक्नोलॉजी कमेटी है, एक स्टैंडिंग बायोटेक्नोलॉजी कमेटी, उसकी चेयरमैन भी हूँ। उसके द्वारा काफ़ी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से भी कांटेक्ट में हूँ और बायोटेक्नोलॉजी वहाँ कैसे आगे चलाएं, क्या ट्रेनिंग उनको चाहिए, कौन कौन से एरियाज़ उनके लिए महत्वपूर्ण हैं, इस विषय पे भी मैं काफ़ी इन्वॉल्व हूँ डिफरेंट कंट्रीज़ के गवर्नमेंट्स के संग काम करने में। एक जो मैंने भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट काम टास्क किया था, मुझे ये इंटर एकेडमी काउंसिल IAC है, एक ये 15 वर्ल्ड की टॉप एकेडमीज़ हैं, उनकी बॉडी थी। उन लोगों ने एक कमेटी बनाई थी, एडवाइजरी पैनल ऑन वुमेन फॉर साइंस। मैं उसकी को चेयर थी, मेरे साथ एक अमेरिकन प्रोफेसर थी, वो को चेयर थी, हम दोनों। तो हमने एक रिपोर्ट बनाई कि औरतों का ज़्यादा योगदान साइंस में कैसे हो और कैसे उनको ज़्यादा उनकी उपलब्धियां भी बढ़ सकें, कैसे वो ज़्यादा योगदान कर सकें। इसके ऊपर बहुत काम किया हम लोगों ने, करीब 1.5 साल करके, और वो रिपोर्ट फिर लॉन्च हो गई है। सारी एकेडमीज़, करीब 95 एकेडमीज़ ऑफ द वर्ल्ड, वो रिपोर्ट भेजी गई और कई कंट्रीज़ ने उस रिपोर्ट के ऊपर काम भी शुरू कर दिया। आपने साइंस में ख़वातीन के हिस्से पर एक रिपोर्ट तैयार की है, इसमें आपने किन अहम बातों की तरफ इशारा किया है? मतलब ये है कि जैसे कि रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में महिलाएं काम करती हैं, है ना, तो उसमें एक प्रो वुमन एटीट्यूड होना चाहिए, है ना। ये खास तौर से ये मन में लाना है। तो उस डुअल रोल करते हुए मान लीजिए उनको थोड़ी फ्लेक्सिबल टाइमिंग उनके लिए हो गई, है ना, वो काम उतने करेंगी। मैंने कहीं भी ये नहीं रेकमेंड किया है कि हम कॉम्प्रोमाइज़ करें क्वालिटी, मेरिट, एक्सीलेंस, ये कहीं नहीं, पर उनको फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी दे दी जाए। जो एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसमें थोड़ी सुविधा प्रदान कर दी जाए। उनके वर्किंग आवर्स के लिए अगर मान लीजिए उन्हें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, वो दे दी जाए। इस तरह की गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, प्लस थोड़ा सा मेल डोमिनेटेड सोसाइटी टाइप का एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, है ना। ये भी देखना चाहिए कि इनको, ये भी हमारा 50% बहुत वैल्यूबल ह्यूमन रिसोर्स है, जिसको कि आगे बगैर लाए पूरे देश की समृद्धि नहीं हो सकती है। दिखाई तुमने नई मंजिलों की राह गुज़र, दिखाई तुमने नई मंजिलों की राह गुज़र, आपने किस मौजू पर PhD की डिग्री हासिल की और इसकी क्या अहमियत है? स्क्लेराइड्स का जो काम था मेरा, ये स्क्लेराइड्स जो है वो प्लांट्स में, लीफ में, स्टेम में, रूट्स में, इन्फ्लोरेसेंस में पाए जाते हैं और इनकी एग्जैक्ट लोकेशन, इनका स्ट्रक्चर, इनका कैसी मॉर्फोलॉजी है, पूरा डेवलपमेंटल स्ट्रक्चर इनका जो है, वो सब इसको इस्तेमाल किया जा सकता है प्लांट के करेक्ट आइडेंटिफिकेशन में। टैक्सोनॉमी इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड एंड स्क्लेरिड्स वर कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट फीचर फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट स्पीशीज। आपकी इस रिसर्च की क्या अफादियत है?
जी, एक तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये हुआ कि उसको हमने जब पब्लिश किया तो बायोकेमिकल एनालिसिस लेटेक्स की करी थी कि किस किस प्लांट्स में प्रोड्यूस हो रहा है, और ये काम मैंने CDRI में किया था, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में, क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी में मैं बाकी PhD का काम आधा वहाँ कर रही थी, आधा यहाँ CDRI में करना पड़ा। वहाँ फैसिलिटीज़ यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में नहीं थी। उसके बाद जब मैं अमेरिका गई और ये काम मैंने किया तो थोड़ा मैंने ये काम देखा कि इसको हम लेटेक्स की ईल्ड कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि लेटेक्स का बहुत ज़्यादा कमर्शियल एप्लीकेशन है, रबर के लिए सबसे बड़ा है। तो वहाँ पर एक ऐसी टेक्निक करी कि जिससे कि ये नोटिस किया कि बड़ी सिग्निफिकेंट इंक्रीज, ऑलमोस्ट किसी प्लांट में तो डबल हो गई थी लेटेक्स की ईल्ड निकल रही थी, जो ऊज आउट करती है लेटेक्स उसको। फिर उसका जो हमने काम किया उसके बारे में हमारे प्रोफेसर ने, कुछ मलेशियन साइंटिस्ट भी वहाँ थे, उनसे बात की, तो उन्होंने अपनी जो रबर प्लांटेशन फील्ड में थी उसमें अप्लाई किया और उसमें उनको बड़ा फ़ायदा हुआ। फिर उन्होंने हमें बड़ा थैंक्स करके लेटर लिखा कि आपकी ये टेक्निक को हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर मेरी तो बिल्कुल लैब लेवल टेक्निक थी जो कि लैब में किया था, तो उसको फिर कमर्शियल करने के लिए जो कुछ उन्हें करना पड़ा, फिर मैं उसको फॉलो अप नहीं कर पाई। उस वक़्त मैं दूसरी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो गई थी, तो और मुझे एक कोपेनहेगन में जाना पड़ा काम करने के लिए इडियोब्लास्ट वगैरह के ऊपर, फिर मैं उसको फॉलो नहीं कर पाई। तो वो क्या चीज़ थी जिस पर आपने काम किया? प्लांट का जो जहाँ से निकलती है, तो एक मैंने डिवाइस डेवलप, उसको उसके ऊपर लगा के एक पर्टिकुलर स्पॉट से जब आप कट बनाइए, है ना, और उसमें तो वहाँ से और एथिलीन हमने यूज़ किया करता वो तो ये मैं सोच रही थी कि केमिकल्स को डाल के रिसर्च इंस्टीट्यूट से क्या वाबस्तगी रही? पूल ऑफिसर होके आई थी रिसर्च इंस्टीट्यूट में, पूल ऑफिसर की तरह मैंने काम किया था। अमेरिका से जब लौटी थी, पूल ऑफिसर ये होता है कि प्लेसमेंट, जब तक हमें कहीं प्रॉपर प्लेसमेंट मिले तब